हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सान स्टडी पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद मैं आपको 2-3 पार्ट और दूंगी, पार्ट 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन लिए हैं मैंने पवन इजी नोट्स से। तो इनके आंसर तो मैं आपको बताऊंगी ही, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो इनके आंसर तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका डिटेल, उनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको बताती चलूँगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, जिससे कि ये वीडियो सभी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं, हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे लगभग 30+ क्वेश्चंस हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ध्वनि के काल समय से उत्पन्न भेद है। यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन दिया है ह्रस्व, दूसरा ऑप्शन दिया है प्लुत, तीसरा ऑप्शन है दीर्घ और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ध्वनि के काल से उत्पन्न जो भेद होते हैं वो हमारे ये तीनों होते हैं, ह्रस्व भी होता है, प्लुत भी होता है और दीर्घ भी होता है। तो यहाँ पे हमारा लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। स्वर होते हैं, पहला ऑप्शन दिया है उदात्त, दूसरा ऑप्शन दिया है अनुदात्त, तीसरा ऑप्शन है स्वरित। तो फ्रेंड्स, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो हमारे स्वर होते हैं वो उदात्त भी होते हैं, स्वरित भी होते हैं, अनुदात्त भी होते हैं। यहाँ पे हमारा लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी, इसमें भी यही सही हो जाएगा, ठीक है। संपूर्ण स्वर जो होते हैं वो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होते हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है हमारा। ध्वनि के उच्चारण स्थान कृत भेद हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है कंठ, दूसरा ऑप्शन है जिह्वा, तीसरा ऑप्शन है शिरस एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ध्वनि के उच्चारण स्थान मतलब पूछ रहा है कि कितने, ये जो कंठ दिया है, ये जिह्वा, ये दोनों तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो शिरस दिया है इसका अर्थ होता है मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा। और ये भी हमारा उच्चारण स्थान है एक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा उपरोक्त सभी यही इसमें इस क्वेश्चन में भी सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है अंतस्थ व्यंजन होते हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, 5 या फिर 6। तो फ्रेंड्स, अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या, कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? या, वा, रा, ला, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 4। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है ऊष्म व्यंजन होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 3, 4, 5 या फिर 6। तो दोस्तों, ऊष्म व्यंजन हमारे जो होते हैं वो कितने होते हैं? वो हमारे 4 होते हैं। ये भी 4 होते हैं। होते कौन कौन से हैं? शा, तालव्य सा, मूर्धा सा, दंत सा और हा, ये चारों हमारे ऊष्म व्यंजन में आते हैं, ठीक है। इसको हम शल प्रत्याहार भी कहते हैं, क्योंकि शल प्रत्याहार के अंतर्गत ये चारों वर्ड ही आते हैं, इसलिए हम शल प्रत्याहार भी इनको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन कह रहा है पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों के सूत्र हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 21, दूसरा ऑप्शन है 14, तीसरा ऑप्शन है 32 एंड लास्ट ऑप्शन है 30। तो पाणिनि के अनुसार जो संस्कृत वर्णों के सूत्र हैं, ये हमें थोड़ा बहुत घुमा रहा है इस क्वेश्चन में। इसका कहने का मतलब ये है कि पाणिनि ने जो माहेश्वर सूत्र दिए हैं वो कितने हैं। तो हमें पता है वो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, ठीक है। संस्कृत वर्णों के सूत्र मतलब वही पूछ रहा है, माहेश्वर सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत में ध्वनियों की संख्या है, कितनी होती है? ऑप्शन दिया गया है 21, 25, 30 या फिर 64। तो फ्रेंड्स, संस्कृत में हमारी जो कुल ध्वनियों की संख्या होती है वो होती है 64, ठीक है। यहाँ पे हमारा लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां कह रहा है संस्कृत भाषा में कुल स्वर हैं। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 21, तीसरा ऑप्शन है 24 एंड लास्ट ऑप्शन है 52। तो जो संस्कृत भाषा में हमारे कुल स्वर होते हैं उनकी संख्या 21 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
9वां क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत भाषा में कुल व्यंजन हैं। व्यंजन कितने होते हैं? ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है हमारा 25, दूसरा ऑप्शन है 39, तीसरा ऑप्शन है 26 और चौथा ऑप्शन है 9। तो दोस्तों जो कुल व्यंजन होते हैं संस्कृत भाषा में वो हमारे 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 25। 10वां क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत भाषा में यम हैं। यम कितने होते हैं? ऑप्शन है हमारा पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 15, 4 या फिर 5। तो जो संस्कृत भाषा में यम होते हैं वो हमारे 4 होते हैं। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 11 देखते हैं क्या कह रहा है। 11 कह रहा है संस्कृत भाषा में वर्ण के भेद हैं। कितने वर्ण होते हैं? तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है 20। तो यहाँ पे जो वर्ण के भेद होते हैं वो हमारे संस्कृत भाषा में 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। ठीक है, और हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में 3 होते हैं, स्वर व्यंजन। सॉरी, हिंदी में भी 2 ही होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 12वां क्वेश्चन कह रहा है संधि के भेद हैं। पहला ऑप्शन है अच संधि या स्वर संधि, दूसरा ऑप्शन है हल संधि या व्यंजन संधि, तीसरा ऑप्शन है विसर्ग संधि। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा लास्ट ऑप्शन दिया गया उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन है अच संधि या स्वर संधि, ये भी संस्कृत संधि का भेद है। हल संधि और व्यंजन संधि ये भी है, और विसर्ग संधि भी है। तो यहाँ पे हमारा उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, और संधि के टोटल भेद कितने होते हैं? तो मेनली 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है उपेंद्र में संधि है। पहला ऑप्शन है गुण संधि, दूसरा ऑप्शन है विसर्ग संधि, तीसरा ऑप्शन है दीर्घ संधि और चौथा ऑप्शन दिया गया हमारा यड़ संधि। तो फ्रेंड्स उपेंद्र का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा उप धन इंद्र। ठीक है, उप धन इंद्र, और हमारी इसमें संधि हो जाएगी गुण संधि। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। गुण संधि का सूत्र क्या होता है? गुण संधि का सूत्र जो होता है वो होता है आद गुणा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यद्यपि में संधि है। पहला ऑप्शन दिया है वृद्धि संधि, दूसरा ऑप्शन है दीर्घ संधि, तीसरा ऑप्शन है खरिच संधि और लास्ट ऑप्शन है यण संधि। तो फ्रेंड्स यद्यपि में हमारी यण संधि है। कैसे है? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा यदि धन अपि। ठीक है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा यदि धन अपि। यहाँ पे ये जो ई है, ई और आ मिलके, ये दोनों मिलके या हुए हैं। क्या हुए हैं? या हुए हैं। और यड़ संधि का जो सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है? वो होता है इको यड़ाची। यड़ संधि का सूत्र होता है इको यड़ाची। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा गंगा में संधि है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है अयादि संधि, दूसरा ऑप्शन दिया गया है स्तुत्व संधि, अनुस्वार संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स गंगा में जो हमारी संधि है वो अनुस्वार संधि है। अनुस्वार संधि कैसे है? यहाँ पे हमारा जो गंगा है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ये हो जाएगा गम धन गा। ठीक है, गम धन गा। अनुस्वार संधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? मो अनुस्वारः। क्या होता है? मो अनुस्वारः। ठीक, ये हमारा अनुस्वार संधि का सूत्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। छात्रापि में संधि है। छात्रापि में संधि है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है शेरी संधि, दूसरा ऑप्शन है दीर्घ संधि, तीसरा ऑप्शन है सुलोप संधि और लास्ट का ऑप्शन है कोई भी नहीं। दोस्तों छात्रापि, इसमें हमारी हो जाएगी दीर्घ संधि। क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि। छात्रापि का जो विग्रह होगा, संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? छात्र धन अपि। ठीक है, क्या हो जाएगा? छात्र धन अपि। दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा अकः सवर्णे दीर्घः। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा पावकः में संधि है। पावकः में कौन सी संधि है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है अयादि संधि, दूसरा ऑप्शन है गुण संधि,
तीसरा ऑप्शन है स्वर संधि और लास्ट का ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो दोस्तों पावका में हमारी अयादि संधि सही हो जाएगी। यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसका जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा पव धन अकह। क्या हो जाएगा? पव धन अकह। ठीक है। अयादि संधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है एचो ऐवा यावा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत में समास का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में समास का प्रयोग हम क्यों करते हैं? ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है हमारा भाषा में संक्षिप्त भाव लाने के लिए। दूसरा ऑप्शन दिया है सुंदरता लाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है आ प्लस बा दोनों, मतलब ये और ये दोनों। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स संस्कृत में हम समास का प्रयोग आ और बा, यहाँ पे हमारा दोनों सही हो जाएगा, इन दोनों के लिए करते हैं। भाषा में संक्षिप्त भाव लाने के लिए भी करते हैं और सुंदरता लाने के लिए भी करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन आ प्लस बा दोनों ये सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हमारा द्वंद्व समास के भेद हैं। ऑप्शन पहला दिया गया है हमारा इतरेतर द्वंद्व। दूसरा ऑप्शन है समाहार द्वंद्व। तीसरा ऑप्शन है एक शेष द्वंद्व और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स द्वंद्व समास के ये तीनों भेद होते हैं। इतरेतर भी होता है, समाहार भी होता है और एक शेष भी होता है। मेनली तो यही दो होते हैं, इतरेतर और समाहार, लेकिन एक शेष द्वंद्व को भी उसमें जोड़ लिया जाता है। तो मेनली हमारे 3 हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 20वां क्वेश्चन कह रहा है बहुव्रीहि समास के भेद हैं। पहला ऑप्शन है हमारा समानाधिकरण। दूसरा ऑप्शन है व्यधिकरण। तीसरा ऑप्शन है आ प्लस बा दोनों, यानी कि ये और ये दोनों। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बहुव्रीहि के समास ये भी होता है, बहुव्रीहि समास का जो भेद होता है ये भी होता है और व्यधिकरण भी होता है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन आ प्लस बा दोनों ये सही हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। कह रहा है भ्रातरों में समास है समाहार समास, एक शेष द्वंद्व समास, या फिर तत्पुरुष समास, या फिर कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा भ्रातरों में हमारा एक शेष द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एक शेष द्वंद्व समास। ठीक है। कह रहा है 22 कह रहा है विद्याधनम में समास है। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास। दूसरा ऑप्शन है द्विगु समास। तीसरा ऑप्शन है रूपक कर्मधारय समास और लास्ट ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो दोस्तों जो विद्याधनम में समास हो जाएगा वो हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है। और कर्मधारय का जो भेद होता है उसमें रूपक कर्मधारय समास सही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। 23 देखते हैं क्या है। 23 में कह रहा है तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं। ठीक। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 6, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 8, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 12 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 18। तो दोस्तों तत्पुरुष समास के जो कुल भेद होते हैं वो हमारे 6 होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 कह रहा है दशः आननः यस्य सः समास विग्रह के बाद शब्द होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दशा आननः यस्य सः, तो ये हो जाएगा हमारा दशाननः। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचाननः और गजाननः ये दोनों नहीं होंगे। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दशाननः। ठीक है। 25 में कह रहा है बहुव्रीहि समास के भेद होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 2, ऑप्शन सेकंड है 6, थर्ड ऑप्शन है 7 और लास्ट ऑप्शन है 8। तो फ्रेंड्स बहुव्रीहि समास के जो भेद होते हैं वो हमारे 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। बहुव्रीहि समास के भेद समानाधिकरण और व्यधिकरण, यही दोनों हमारे बहुव्रीहि समास के मेनली 2 ही भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। ठीक है। मुख्य रूप से 2 ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 25 कह रहा है 26 कह रहा है शब्द बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं? हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है वर्णों के संयोग से। दूसरा ऑप्शन है अक्षरों के संयोग से। तीसरा ऑप्शन है आ प्लस बा दोनों और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो शब्द हमेशा वर्णों के संयोग से ही बनते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा वर्णों के संयोग से। ठीक। 27 कह रहा है संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं। पहला ऑप्शन है पुल्लिंग, दूसरा ऑप्शन है स्त्रीलिंग,
तीसरा ऑप्शन है नपुंसकलिंग और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों संस्कृत भाषा में हमारे 3 लिंग होते हैं और तीनों यही होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और फिर नपुंसकलिंग। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 28 देखते हैं। 28 कह रहा है फल शब्द में लिंग है। पहला ऑप्शन दिया गया है अकारांत पुल्लिंग, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अकारांत नपुंसकलिंग, तीसरा ऑप्शन है आ प्लस बा दोनों और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो फल शब्द में जो हमारा लिंग हो जाएगा वो हमारा अकारांत नपुंसकलिंग हो जाएगा। ठीक है, अकारांत नपुंसकलिंग। ठीक, क्योंकि फल का रूप जो होता है फलम, फले, फलानी ऐसे करके चलता है। ठीक, देखते हैं हमारा 29 क्वेश्चन कह रहा है शिशु शब्द है। पहला ऑप्शन दिया गया है इकारांत पुल्लिंग, दूसरा ऑप्शन दिया गया है उकारांत पुल्लिंग और तीसरा है आ प्लस बा दोनों और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शिशु शब्द है, शिशु शब्द हमारा कौन सा है? उकारांत नपुंसकलिंग। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, उकारांत नपुंसकलिंग। 30 कह रहा है संस्कृत में सर्वनाम शब्दों में नहीं होती है। संस्कृत में सर्वनाम शब्दों में क्या नहीं होती है? कौन सी विभक्ति नहीं होती है? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पंचमी विभक्ति, दूसरा ऑप्शन है षष्ठी विभक्ति, तीसरा ऑप्शन है संबोधन एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स संस्कृत में जो हमारे सर्वनाम शब्दों में विभक्ति नहीं जोड़ी जाती है वो हमारी संबोधन नहीं जोड़ी जाती है। ठीक है, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन दिया गया है, तो संबोधन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। दोस्तों 31 क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत में अस्मद तथा युष्मद के रूप तीनों लिंगों में क्या होते हैं? समान होते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है समान होते हैं, दूसरा ऑप्शन दिया गया है समान नहीं होते हैं, असमान होते हैं और तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि समान भी होते हैं और असमान भी होते हैं, आ प्लस बा दोनों। लास्ट दिया गया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो संस्कृत में अस्मद और युष्मद के जो रूप होते हैं ये तीनों लिंगों में समान चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है समान होते हैं, यही सही हो जाएगा। ठीक है, 32 कह रहा है हमारा बालक में चतुर्थ विभक्ति में प्रथम वचन में यानी एक वचन में रूप होगा, क्या होगा? बालक का चतुर्थ विभक्ति एक वचन क्या होगा? यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया है बालकाय, बालकात, बालकेन या फिर कोई भी नहीं। तो चतुर्थी एक वचन का बालकाय हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्या ऐसे करके चतुर्थी में तीनों वचनों में चलता है। तो यहाँ पे 32 में हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बालकात ये पंचमी विभक्ति का है। ठीक, बालकेन जो है ये हमारा तृतीय एक वचन का है और बालकात पंचमी एक वचन का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देखते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में पार्ट 1 में 33 जो क्वेश्चन है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बाकी के जो क्वेश्चंस हम आपको देंगे वो हमारे पार्ट 2 में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है बालक, दूसरा ऑप्शन है एते, तीसरा ऑप्शन है नदी और लास्ट ऑप्शन है सर्वा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बालक जो होगा ये पुल्लिंग हो जाएगा, नदी स्त्रीलिंग हो जाएगा, ये जो एते है ये हमारा नपुंसक लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एते जो है ये सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन एते। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए जिससे कि सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके, थर्ड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकें। ठीक है, थैंक यू।